दोस्तों नमस्कार। मैं अलबेला सर आपके बीच में एक किसी राज्य के पात्रता परीक्षा के पेपर को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। इसके कुल 30 पर्सन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के हैं, अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। जितना समय का वीडियो बनता है उसमें देखते हैं, हम क्रमवार प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल एक एक प्रश्न पर आप ध्यान रखना, आराम से समझते जाना किस तरीके से उत्तर करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से प्रत्येक पर ध्यान देते हुए, बिंदु पर ध्यान देते हुए हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों हम पहले चलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। गलती निकालना, कदापि किसी भी स्टूडेंट की गलती निकालना उसको सहयोग देने के लिए कभी भी आवश्यक नहीं होता है। आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना, उसके साथ में पीटना, हंसना उस पर। तो दोस्तों सीधा सीधा ऑप्शन राइट हो गया, 1 नंबर। दोस्तों चलो हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इस पेपर का। एक बालक के सामाजिकरण हेतु, यहाँ पर बात की जा रही है सोशलाइजेशन की, अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर शब्द को ध्यान में रखना, नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। बालक के सामाजिकरण हेतु कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण, तादात्म्यकरण, प्रजातांत्रिक अनुशासन और अति संरक्षण। दोस्तों हम बात करते हैं इन चारों पर। प्रत्यक्ष शिक्षण, डायरेक्ट टीचिंग कराना, जैसे कक्षा की कोई भी प्लान लेकर के आया, अध्यापक पढ़ा करके चला गया, तो दोस्तों इससे सामाजिकरण की संभावनाएं कतई नहीं बनती है। तादात्म्यकरण, दोस्तों किसी भी आदमी की नकल करना, उसके अनुसार व्यवहार करने से सामाजिकरण हो सकता है लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रजातंत्रीय अनुशासन होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। अति संरक्षण का मतलब क्या होता है? हम किसी बालक का बिल्कुल पग पग पर ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों कभी भी सामाजिकरण में सहायक नहीं होगा, क्योंकि बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने देना चाहिए, तभी सोच लें। तो प्रजातांत्रिक अनुशासन मतलब सबको एक जैसे डंडे से हाँकना नहीं चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उन किशोरों की रुचि आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करते हुए उसको समाज का हिस्सा बनने देना चाहिए। ये होता है प्रजातंत्रीय अनुशासन। मतलब प्रत्येक के हितों को ध्यान में रखकर जब हम उस पर अपनी प्रविधियां अप्लाइड करेंगे, अपनी शिक्षण व्यूहरचनाएं अप्लाइड करेंगे, तभी जाकर के बालक का सामाजिकरण अच्छी तरीके से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में राइट होगा ऑप्शन संख्या 3 सॉरी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 3 नंबर प्रश्न है जो इमोशन से संबंधित है। दोस्तों इमोशन बहुत अच्छा पार्ट निभाता है सेकेंड ग्रेड में। चलो थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ इसको। 3 नंबर हो, किशोरों में संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है? एक ही बात। संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। बहुत अधिक अच्छी बात कही है। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा संवेग आएगा। तो व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, तो सही है बात। संवेग स्थायी होते हैं, संवेग स्थायी होते हैं। कभी भी संवेग क्या होते हैं? स्थायी नहीं होते हैं। संवेग समय, दशा और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। तो दोस्तों ये सीधा गलत हो गया। दोस्तों अब हम आगे के ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा संवेगों के संबंध में सही है। तो प्रत्येक संवेग से क्या होती है? एक भावना जुड़ी हुई रहती है, ये भी बात सही है। और संवेग बाह्य उद्दीपनों से जागृत होते हैं। तो अच्छी तरीके से संवेग का जब टॉपिक आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे। तो कौन सा राइट हो गया इसमें? संवेग स्थायी होते हैं, जबकि संवेग क्या होते हैं? समय, परिस्थिति और दशा के अनुसार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो वर्तमान पेडागोजी का है, समेकित। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ।
समेकित शिक्षा से तात्पर्य है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात किसकी की जा रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन वर्तमान समय का। यहाँ पर देखना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्षों में पूरा करना। बहुत ही अच्छी बात कह रखी है पहले ही ऑप्शन में। प्रत्येक बालक विभिन्न प्रकार की असक्तताओं से क्या होगा? घर्षित होगा, और उसकी असक्तताओं को या उसकी डिसेबिलिटीज को हम इंडिकेटेड न करते हुए उनकी असक्तताओं को सामान्य कक्षा कक्षों में ही क्या किया जाए? पूरा किया जाए, ताकि वो क्या कर सके? सभी के साथ मुख्य धारा में जुड़ कर के शिक्षा ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता को विभिन्न कक्षा कक्षों में पूरा करना ये गलत बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना। पहले स्पेशल एजुकेशन होते थे, जैसे ब्रेल लिपि वालों के लिए अलग विषय चलते थे, तो वर्तमान में क्या किया गया है? समेकित शिक्षा में कहा गया है कि कोई भी बालक, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो पैर से विकलांग हो, चाहे वो कान श्रवण बाधित हो, उसको सामान्य कक्षा कक्षों में ही शिक्षा देनी है। उसको विशिष्ट प्रकार की सहायता या बाढ़ या उसको विशिष्ट प्रकार का सहयोग देते हुए देनी है। तो दोस्तों, ऑप्शन संख्या इसके लिए CWSN के RP भी लगाए गए हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना है दोस्तों, कौन सा राइट होगा? 1 नंबर राइट होगा, समेकित शिक्षा से तात्पर्य। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 5। थोड़ा सा बार बार प्रॉब्लम आ रही है, नीचे ले लेता हूं मैं इस प्रश्न को, आराम से देख लो आप। किशोरों में व्यवहार और मनोवृत्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यवहार और मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को मैं क्या कह सकता हूँ? अभिवृत्ति। किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति धनात्मक एवं सकारात्मक ऋणात्मक व्यवहार को क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं। दोस्तों, व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षक का भी पड़ता है, माता पिता का भी पड़ता है, चलचित्रों का भी पड़ता है, संगी साथियों का। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, किशोरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी और साथियों का। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि मनोवृत्ति पर सबका पड़ता है प्रभाव तो, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो किशोर अधिकांश समय अपने संगी साथियों के अंदर बिताते हैं। किशोर अपने गुरु को क्या समझता है? अपने आप का नायक स्थापित होना चाहता है। तो दोस्तों, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन संख्या 3। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि बार बार मूल्यों की बात करें। दोस्तों, कभी भी नहीं होगा। हम कितना भी बालक को कह दे कि तेरे पिताजी ऐसे थे, तू ऐसे कैसे हो गया, तेरे पिताजी तो ये करते थे, तेरे पिताजी तो धार्मिक थे, तो बालक कभी भी धार्मिक नहीं बन सकता। तो दोस्तों, प्रभावी रूप से नैतिक मूल्यों का विकास इससे तो नहीं कर सकते। स्वयं उन पर आचरण करें। महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए कि गांधी जी तो यहाँ करता, अब्दुल कलाम साहब यहाँ करता, लेकिन कभी भी इससे विकास, नैतिक विकास नहीं होगा। देवी देवताओं के बारे में बताएं कि राम तो ऐसे थे, मोहम्मद साहब ऐसे थे, दोस्तों ईसा मसीह ऐसे थे, कभी भी बालक नहीं चल सकता है। तो दोस्तों, स्वयं उन पर आचरण करेगा। जब छात्र अध्यापक स्वयं आदर्श मूल्यों पर आचरण करेगा तो बालक उसका क्या करेगा? प्रत्यक्षीकरण करेगा और बालक उसके अनुरूप व्यवहार करेगा। तो छात्रों में नैतिक विकास का यदि प्रभावी रूप से विकास करना है नैतिक मूल्यों का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन मूल्यों के अनुसार चलना होगा, स्वयं उन मूल्यों के अनुसार आचरण करना होगा। तो ऑप्शन संख्या 2 राइट होगा दोस्तों। ये है प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर अच्छी बात की गई है, बहुत ही आधुनिक मुद्दा है विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? क्रिटिकल थिंकिंग की। दोस्तों, बहुत ही आधुनिक मुद्दा है विवेचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर क्या होता है? योग्यताओं और कौशल विकास करने में सहायक है। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वह योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो मूर्त अनुभव प्रदान करे। कभी भी नहीं होता है। विवेचनात्मक में क्या होता है? मानसिक
मानसिकता का योग होता है और मानस में अंदर क्या करेंगे, प्रतिचित्रण भी बनेंगे जो अमूर्त हो सकते हैं। तो मूर्त अनुभव प्रदान करना ये कभी भी उचित नहीं। उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने की योग्यता विकसित करता है। विवेचनात्मक चिंतन का सबसे बड़ा काम ही यही है कि व्यक्ति को विश्लेषण, उचित व्याख्या किसी विषय वस्तु की और उसका उचित मूल्यांकन करते हुए उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। विवेचनात्मक चिंतन की यही थ्योम है। विवेचनात्मक चिंतन पर हम अलग से बात करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छी क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज होगी। लेकिन दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कुछ उत्पन्न करना और निर्माण करना ये सृजनात्मक चिंतन की विशेषता है दोस्तों। प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना ये होता है दोस्तों लेटरल थिंकिंग बोलते हैं, पार्श्विक चिंतन की विशेषता होती है। तो दोस्तों कौन सा राइट होगा? आर। चिंतन इंपॉर्टेंट रूप से लेवल फर्स्ट और सेकंड में लगा हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आराम से देख लेना। उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी अहम आयामों में से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही चीर परिचित प्रश्न आते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है। अभिभावक और अध्यापकों द्वारा किशोरों में व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है प्रजातंत्रीय। एक तंत्रीय नहीं हो सकता, अनुज्ञात्मक नहीं हो सकता, नियंत्रणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी किशोर को हम रेस्ट्रिक्टिव करते हुए, नियंत्रित करते हुए हम उसमें व्यवहार परिवर्तन नहीं ला सकते। अनुज्ञात्मक कि तू ऐसा कर लेना, ऐसा कह करके हम नहीं ला सकते। और एक तंत्रीय कि ऐसा तुझे करना पड़ेगा, ऐसा कह करके हम किशोरों में हम व्यवहार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उनकी रुचियों, उनकी भावनाओं को समझ करके हम उन पर हम क्या करेंगे, अपने अनुसार बदलाव ला करके क्या कर सकते हैं, उसके अंदर व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन संख्या 3 राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? यहाँ पर बहुत पूछ रहा है सोशल डेवलपमेंट का। किसका पूछ रहा है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। वह अपने व्यय समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने साथियों के क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य होते हैं। साथियों के साथ में घुले हुए मिले हुए रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति क्या होती है, हार्मोनिक परिवर्तन होने के कारण से क्या होती है, आकर्षित दिखाई देती है। विशिष्ट रुचियों का विकास हो जाता है। घूमने का, फिरने का, पर्यटन करने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने की अनेक प्रकार की रुचियां आ जाती है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये सही होगा। सामाजिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है? क्योंकि मैत्रिक संबंध क्या होते हैं, बहुत प्रगाढ़ होते हैं। किशोर कहता है अरे तनिया कह दियो अब बार में 2 ठोक जूँगे, मारो दोस्त है तू, चाल भी कर ओ काम कराओ। तो दोस्तों मैत्री संबंधों में कभी भी कमी नहीं आती है। मैत्री संबंध इतने प्रगाढ़ रहते हैं जैसे भारत और नेपाल के हैं दोस्तों। कभी भी ये भारत और चाइना के समान मैत्री संबंध नहीं बनाने की कोशिश करते हैं किशोर एक दूसरे से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। 10वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगले 10 प्रश्न हम बाद में करेंगे जब भी हम, चलो 11 कर लेते हैं एक बार के लिए। 11 क्योंकि उचित अंक शुभ अंक 11 है। मैं शुभ में भी विश्वास करता हूँ, शुभ में भी दोस्तों। ये क्या है, मेरा थोड़ा सा ऐसे ही विश्वास है कि 11 होते हैं तो अच्छा होता है भाई, कोई बात नहीं दोस्तों। 10वां प्रश्न की ओर देखते हैं हम। थोड़ी सी वही प्रॉब्लम नीचे ले रहा हूँ मैं। एक किशोर बाएं हाथ से कार्य करता है, खाना लेता है और लिखता है, इस विकास का कारण है। अब ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि बाएं हाथ से लिखने के कारणों पर अनेक वाद आए हैं। ईश्वरीय देन का वाद, व्यवहार का वाद, सामाजिक विकास का वाद, वंशानुगत वाद, व्यवहार का वाद, तो अनेक वाद आए हैं दोस्तों। अब आप समझना, पहला वंशानुगत व्यवहार, ये कभी होता है क्या, जिसका बाप दाहिने हाथ से लिखता था उसका बेटा भी बाएं हाथ वाला पैदा हो सकता है लिखने वाला, और जिसका बेटा बाएं हाथ से लिखता है उसका बाप कभी न कभी दाएं हाथ से लिखता होगा। ये कभी भी आवश्यक नहीं कि बाएं हाथ से लिखने वाले पिता के दाहिने हाथ वाला पुत्र
हो जाए ये कभी भी हम निर्धारित नहीं कर सकते आनुवंशिकता का आधार पर। तो दोस्तों ये आनुवंशिक व्यवहार का तो इसमें कोई रोल नहीं है। क्या गलत व्यवहार होता है क्या? जो दाएं हाथ से लिखते हैं, जो बाएं हाथ से लिखते हैं, जिसको हम दावले हाथ बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्या दावले हाथ से जो लिखते हैं वो गलत व्यवहार होता है क्या? क्योंकि जो सिग्नेचर दावले हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से करते हैं, वो कितने बड़े अफसर बने हैं आपको पता हो तो। सभी विकल्प सही नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है? विकासात्मक व्यवहार है। जो इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, आनुवंशिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। ये एक विकासात्मक व्यवहार है जो किसी भी बालक में विकसित हो सकता है। इस पर अभी तक को मनोवैज्ञानिक उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे ये आनुवंशिकता के कारण होता है या वातावरण के प्रभाव के कारण से होता है या अन्य कोई कारण से, ईश्वरीय देन के कारण से होता है। दोस्तों अभी तक इस पर बहुत बड़े वाद चल रहे हैं, संवाद चल रहे हैं मनोविज्ञान में। लेकिन दोस्तों अभी तक मनोवैज्ञानिक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम इसको एक विकासात्मक व्यवहार मानते हैं, डेवलपमेंट व्यवहार मानते हैं। क्योंकि ऐसा विकास हो जाता है क्योंकि कुछ बालकों के अंदर बाएं हाथ से लिखने, खाना खाने, अन्य काम करने की अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों उत्तर ऑप्शन संख्या होगा 2 राइट। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। अगले प्रश्नों के साथ में मैं आऊँगा आपके बीच में। अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न, संगणना अशक्तता। यहाँ पर बात कर रहा है डिसेबिलिटीज की। अनेक प्रकार की डिसेबिलिटीज पाई जाती है, समस्या संबंधित है। तो यहाँ पर संगणना, यहाँ पर असक्तता, कलन अशक्तता। संगणना किससे संबंधित होती है? गणित से संबंधित होती है। तो यहाँ पर संगणना अशक्तता का अर्थ क्या है? डिसकैलकुलिया यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में डिसकैलकुलिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप पेपर करो तो अंग्रेजी वर्जन को जरूर पढ़ते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि अंग्रेजी वर्जन में एक शब्द रहता है जबकि हिंदी में इनके अनेक पर्यायवाची शब्द पैदा हो जाते हैं और बहुत मनोविज्ञान भाषा में बहुत ही हार्ड पर्यायवाची शब्द पाए जाते हैं दोस्तों, जिस पर आप संगणना अशक्तता या कलन अशक्तता किससे संबंधित होगा? गणितीय गणनाएं करने से संबंधित क्या पाई जाएगी? समस्याएं पाई जाएगी। वो प्लस को क्या पढ़ते थे? गुणा, और गुणा को क्या समझ लेता है? प्लस समझ लेता है। और माइनस को भाग, और भाग को क्या समझ लेता है? माइनस समझ लेता है। मतलब चिन्हों को सही तरीके से पहचान नहीं करने के कारण से वो अनेक प्रकार की संगणनाओं के अंदर गुणा, भाग, जोड़, बाकी के अंदर अनेक बार गलतियां करता रहता है। संगणना अशक्तता की समस्या किससे संबंधित है? गणितीय गणनाओं से। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पेपर जो हरियाणा टेट का है, साहित्य पता लग रहा है मेरे को, जो डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, इस पेपर के 30 प्रश्नों में से जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के उसके प्रथम 11 प्रश्न यहाँ इस वीडियो में सरल किए। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में सरल करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि मैं किस स्तर से पढ़ा रहा हूँ और मुझे किस स्तर पर पढ़ाना है। लेकिन दोस्तों एक और ध्यान रखना, क्योंकि अभी पूरे शिक्षा जगत के अंदर ऑनलाइन घंटियाँ बज रही है, तो आप इस चैनल पर भी अपनी ये जो चैनल में जो घंटी है वो ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि घंटी बजती है ना तभी तो क्या होती है? स्कूल लगती है, और स्कूल लगती है ना तभी तो कक्षाएं शुरू होती है, और कक्षाएं शुरू होती है तभी क्या जाते हैं? शिक्षक कक्षाओं में जाते हैं, और शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं तो बालकों के अंदर क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस अपनी कलम अपनी आवाज़ के माध्यम से यदि साइकोलॉजी के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। अन्यथा आपके बीच में वीडियो नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने बालक पढ़ने वाले हैं। अन्यथा मैं साइकोलॉजी नहीं डाल करके पुलिस वाले और पटवार वालों के लिए स्पेशल जीके की क्लासें लगाऊंगा। दोस्तों आप आज ही बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में इस चैनल पर नहीं आऊँगा, किसी दूसरे चैनल पर मैं ज़रूर साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए आऊँगा। तो दोस्तों आप बताइएगा इस चैनल पर आपकी जितनी संख्या है अधिक,
उसी के अनुसार हम काम करेंगे दोस्तों। आप बताइएगा कि रीट, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा रीट।